अगर आज से 18 महीने पहले मैं आपको कहता कि भारत का शेयर बाजार साउथ कोरिया के बाजार से 3 गुना बड़ा है और ताइवान का बाजार 2 गुना बड़ा है, तो शायद आप विश्वास कर लेते। लेकिन आज यदि मैं कहूं कि भारत इन दोनों देशों से पिछड़ चुका है, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दुनिया की 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी, जबकि ताइवान और साउथ कोरिया टॉप 10 में भी नहीं आते। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 18 महीने में भारत का शेयर बाजार 4th रैंक से फिसलकर 7th रैंक पे पहुंच गया है? क्या भारत कमजोर हो गया है? क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है, या दुनिया का पैसा कहीं और जा रहा है, कहीं और गया है? तो जवाब है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह दुनिया की सबसे बड़े कैपिटल की माइग्रेशन की कहानी है। आज दुनिया भर में अरबों डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं, फिर चाहे वो डेटा सेंटर हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई सर्वर हो। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। और यहीं से शुरू होती है ताइवान और साउथ कोरिया की असली ताकत। दुनिया के सबसे बड़े एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी ताइवान में है। एप्पल के चिप्स हो चाहे एनवीडिया के चिप्स हो, टीएसएमसी बनाती है। एआई बूम जितना बड़ा होता गया है, टीएसएमसी उतनी ही तेजी से बढ़ती गई है। और आज टीएसएमसी अकेली ताइवान की इंडेक्स में 40% हिस्सा रखती है। यदि हमारे यहाँ कोई कंपनी 10% हिस्सा रखने लग जाए तो हम कहते हैं कि ये ओवरवेट है। आज 40% ताइवान का इंडेक्स एक कंपनी पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया को देख लें तो सैमसंग और एसके हाइनिक्स, ये दो कंपनियां हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी कि HBM बनाती है, जो एआई चिप्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंजन के लिए ईंधन। आज सैमसंग और एसके हाइनिक्स मिलकर कॉस्पी इंडेक्स का 42% हिस्सा रखते हैं, यानी कि सिर्फ 2 स्टॉक्स और इंडेक्स का 42%, यानी कि इंडेक्स हैवीवेट हो गया सिर्फ 2 स्टॉक से। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2026 में ताइवान का बाजार 50% बढ़ गया और साउथ कोरिया का बाजार 120% तक उछल गया। और ये दोनों देश का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन के ऊपर आ चुका है। जबकि दूसरी तरफ भारत का यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो घटकर $4.8 ट्रिलियन रह गया है। निफ्टी और सेंसेक्स 2026 में 10-15% नीचे रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफआईज इस साल में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। लेकिन यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी कि हेडलाइंस आपको बताती है। भारत इसलिए पीछे नहीं हुआ है कि भारत कमजोर है, भारत इसलिए पीछे हुआ है कि भारत उस सेक्टर में कोई वजूद नहीं रखता है जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन है। जहां दुनिया का सबसे बड़ा पैसा जा रहा था, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक एआई का इस्तेमाल कर रही है। एआई से रिलेटेड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं बना रही है। दुनिया को जिस समय चिप्स चाहिए थे, भारत सर्विसेज बेच रहा था। ताइवान और साउथ कोरिया चिप्स बेच रहे थे। बस यही फर्क है। और इसके ऊपर से एफआईज का आउटफ्लो और इनफ्लो गया इन दोनों कंट्रीज में। आउटफ्लो से क्या होता है? रूपी डेप्रिशिएशन होता है, वैल्यूएशन महंगे हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद में क्रूड ऑयल $100 पहुंच चुका है और इसका नतीजा भारत में एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा है। और यही कारण है मोदी जी को आकर एक संदेश देना पड़ा देशवासियों के नाम से। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है? क्या इंडिया इस दौड़ में हार चुका है? क्या वो पीछे रह चुका है? जी नहीं दोस्तों, 2026 तक भारत में 13 सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की स्वीकृति मिल गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ASML के साथ गुजरात में $11 बिलियन का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी के लिए समझौता किया गया है। भारत के पास दुनिया के सबसे युवा आबादी है, यानी कि सबसे बड़ा घरेलू बाजार है, जो मल्टी डेकेड कंजम्पशन स्टोरी है। इसलिए भारत की कमजोरी की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि दुनिया का पैसा आज वहां जा रहा है जहां एआई का हार्डवेयर बन रहा है, ताइवान और साउथ कोरिया। भारत को इसलिए पीछे नहीं छोड़ा गया है क्योंकि भारत कमजोर है। भारत इसलिए पीछे रहा है क्योंकि एआई रिवॉल्यूशन का केंद्र, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत नहीं है। सवाल तो यह है कि अगली टेक्नोलॉजी वेव आ गई है, क्या भारत सिर्फ उसका कंज्यूमर बनेगा या उसका मैन्युफैक्चरर भी बनेगा? क्योंकि अगले 10 साल सबसे बड़े विजेता वही रहेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से वैल्यू चेन का हिस्सा बना लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस रेस में अब अपने आप को स्थापित कर सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.